अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन। अभी तो तौलना आसमान बाकी है। अभी तो तौलना आसमान बाकी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। साथियों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के आगामी सीबीटी एग्ज़ाम को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है वैद्युतिक वायरिंग, के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा लाई गई हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक का। जो मेरी ये वीडियो जा रही है, इसका टारगेट हमने एक सेट किया है, छोटा सा ही टारगेट है, जिसको कि आप लोगों को 100 लाइक तक पहुंचाना है। कम से कम 100 लाइक और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एक वैद्युतिक परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वैद्युतिक परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं। यानी पूछ रहा है आपसे कि एक वैद्युतिक परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं, यानी लाइट सर्किट में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 10, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है कितने भी हो सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको कॉपी और कलम लेकर के एक साथ बैठना, क्योंकि समय नहीं है, आपके पास समय बहुत ही कम है और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो कॉपी और कलम लेकर के एक साथ बैठें और जो आंसर सही लग रहा है आपके हिसाब से उसको आप टिक कर लें और अंत में मेरे द्वारा बताए जाने के बाद अपने आंसर की जांच कर लें कि आप अपना आंसर सही दिए हैं या गलत दिए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं? तो एक वैद्युतिक परिपथ में प्रकाश उपभोग कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर बी सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हुआ? बी सही है। एक वैद्युतिक परिपथ में लाइट पॉइंट कितने हो सकते हैं? 10 पॉइंट हो सकते हैं। कितने? 10 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? यहाँ पे गलत हो गया है, आप समझ सकते हैं, भावनाओं को समझें कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 1.75 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी 3.0 मीटर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? तो दूसरे नंबर का आंसर आपको पता होना चाहिए कि छत के पंखे को फर्श से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। दूसरे का सी सही है। क्या? छत के पंखे को फर्श से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर ही लटकाना चाहिए। दूसरे का आंसर सी सही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दोस्तों, आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उसको आप लोग शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए एक उत्साहवर्धन
का काम करेगा, जिससे मैं एक अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का काम करूँगा। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। टू वे स्विच का प्रयोग डॉट डॉट किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों का पसंदीदा क्वेश्चन, लल्लन टॉप रसगुल्ला कहें तो, कि टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल अगर आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन हैं तो टू वे स्विच के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आपसे पूछ सकता है कि टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो आपको सही नंबर दिला सकता है। अगर गलत करेंगे तो आपको मेरिट से बाहर तथा और एग्ज़ाम से भी बाहर कर सकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए आपके भविष्य को बदल सकता है, ठीक। अगर एक क्वेश्चन सही और एक क्वेश्चन गलत, ठीक, तो हमको अच्छी से अच्छी मेरिट बनानी है अपनी। टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, डॉट डॉट। ऑप्शन ए दिया लैंप वायरिंग में, ऑप्शन बी जीने की वायरिंग में, ऑप्शन सी सॉकेट वायरिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो तीसरे का आंसर आप लोगों को पता होगा। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक प्रशिक्षु तीसरे नंबर का आंसर दे चुके होंगे, जो कि आंसर नंबर क्या है, बी सही है। टू वे स्विच किसमें प्रयोग किया जाता है, जीने की वायरिंग में टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं। तो टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। आप याद रखिएगा, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है टू वे स्विच से। तो तीसरा नंबर का आंसर क्या सही हो गया, बी सही होगा, जीने की वायरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, डीपीआईसी या टीपीआईसी किस प्रकार के स्विच हैं। डीपीआईसी तथा टीपीआईसी किस प्रकार के स्विच हैं। ऑप्शन ए रोटरी स्विच, ऑप्शन बी मेन स्विच, ऑप्शन सी टॉगल स्विच, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो डीपीआईसी या टीपीआईसी किस प्रकार के स्विच हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जिसका कि आपको आंसर देना है। डीपीआईसी क्या होता है और टीपीआईसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। डीपीआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा डबल पोल आयरन क्लाइड स्विच। टीपीआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रिपल पोल आयरन क्लाइड स्विच। जो कि मेरी वीडियो फुल फॉर्म, जो इलेक्ट्रिकल फुल फॉर्म से संबंधित मैंने वीडियो जो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी फुल फॉर्म आप एक बार सरसरी निगाह से देख करके जाएंगे तो भगवान माँ सरस्वती की कृपा होगी, तो एक क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो डीपीआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा डबल पोल आयरन क्लाइड स्विच, टीपीआईसी को हो जाएगा ट्रिपल पोल आयरन क्लाइड स्विच। तो वहीं पूछ रहा है किस प्रकार के स्विच हैं। ऑप्शन ए दिया है रोटरी स्विच, ऑप्शन बी दिया है मेन स्विच, ऑप्शन सी दिया है टॉगल स्विच, ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा मेन स्विच। क्या हो जाएगा, एक कौन सा स्विच है, मेन स्विच है। चौथे का बी सही है, चौथे का बी सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट लैंप, ऑप्शन बी कूलर में, ऑप्शन सी बिजली के पंखे में, ऑप्शन डी ये सभी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और 3 क्या है, गलत हैं। तो सही को आपको चुनना है और सही चुन करके एक नंबर अपना बढ़ा लेना है, ठीक। तो क्या होगा, 5वें का आंसर आपको पता होना चाहिए कि रोटरी स्विच का उपयोग नाइट लैंप में नहीं किया जाता है। किसमें, नाइट लैंप में नहीं किया जाता है। 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5वें का ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5वें का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। कौन सा, ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी फ्यूज, ऑप्शन डी चालक युक्ति। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है कौन।
ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी फ्यूज, ऑप्शन डी चालक युक्ति। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है। क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट जो भी प्रशिक्षु ये वीडियो देख रहे हैं, गलत या सही कमेंट बॉक्स को जरूर भरें आप लोग। मैं इतना वीडियो बनाया, इसमें मैं देख रहा हूँ कि लाइक और कमेंट करने में आप लोग बहुत ही ढीले पड़ रहे हैं। कम से कम मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल करके वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन छांट के ला रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें। व्यू हो जा रहे हैं, कुछ ठीक ठाक व्यू हो जा रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं हो पा रहे हैं। लाइक ज़रूर किया करें आप लोग। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक नहीं करें। खैर मेरा काम है, मैं प्रत्येक प्रशिक्षु इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं से मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर गलत या सही जो भी आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर पहले का ऐसे है, और व्यू के हिसाब से लाइक ज़रूर करना है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक ज़रूर करें, क्योंकि व्यू के साथ साथ अगर वीडियो पर लाइक बना रहेगा तो कुछ जाकर के क्या एक हमारा भी काम बनेगा, और हम भी क्या थोड़ा सा अपने आप को उत्साहवर्धन महसूस करेंगे, अपने आप को उत्साहित महसूस करेंगे। ठीक ना? तो छठे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कौन? कि वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति स्विच कहलाती है। क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए लंबाई मीटर में, ऑप्शन बी दीवार की मोटाई एमएम में, ऑप्शन सी आंतरिक व्यास एमएम में, ऑप्शन डी वाह्य व्यास एमएम में। तो 7वें का आंसर आप लोग दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कंड्यूट पाइप। वही पाइप जिस पाइप में आप क्या करते हैं? वायरिंग करते हैं। वो पाइप को आपसे इससे हल्का में न लीजिएगा, वायरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? वैद्युतिक वायरिंग। क्या नाम है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 12वां चैप्टर है वैद्युतिक वायरिंग। कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाह्य व्यास एमएम में। कौन सा? वाह्य व्यास एमएम में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कंड्यूट पाइप वाह्य व्यास एमएम में निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो 7वें का आंसर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः तार पुनः तार बदलने में योग्य। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। 8वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग मेरे आवाज़ को ध्यान से सुने। इसमें बोल रहा है कि पुनः तार बदलने में योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? लिख लीजिए ना हो तो, पुनः तार बदलने योग्य फ्यूज, यूज नहीं है ये, क्या है? फ्यूज है। क्या है? यहाँ पे लिखा गया है फ्यूज। आप प्लीज़, मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में। पुनः तार बदलने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, 1.11, 1.1, ऑप्शन बी 1.4, ऑप्शन सी 2.1, ऑप्शन डी 2.5। तो 8वें नंबर का आंसर होगा क्या? 1.4 फ्यूजिंग फैक्टर। किसको? फ्यूजिंग फैक्टर होता है कितना? 1.4, क्योंकि पुनः तार बदलने योग्य फ्यूजिंग फैक्टर, पुनः तार बदलने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.4 होता है। क्या होता है? 1.4 होता है। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए मेरे द्वारा बताए जाने पर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। पुनः तार बदलने योग्य फ्यूज के लिए
फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आप 8वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए कि पुनः तार बदलने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो पुनः तार बदलने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है 1.4 होता है। आप याद कर लीजिए कि फ्यूजिंग फैक्टर पुनः तार बदलने योग्य फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 होता है। 8वें नंबर का आंसर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही लल्लन टॉप इंपॉर्टेंट वीवीआई करके 9वें नंबर को आप लोग वीवीआई कर लीजिए। एकदम चित्र में दिखाया गया फ्यूज किस प्रकार का है, बहुत ही बढ़िया। जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है ये कौन सा फ्यूज है, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन ए चाकूधार कार्ट्रिज फ्यूज, चाकूधार कार्ट्रिज फ्यूज। ऑप्शन बी हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। ऑप्शन सी फेरूल संयोजक कार्ट्रिज फ्यूज। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 9वें नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9वें नंबर का आंसर हो जाएगा कौन, हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज, अर्थात हाई HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है ना, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी यानी HRC, इसका नाम होता है HRC फ्यूज, HRC हाई रप्चरिंग कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, हाई रप्चरिंग क्षमता वाला फ्यूज है, इसका नाम है HRC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि सिंबल से रिलेटेड है। आपको एग्जाम में ऐसे सिंबल जो मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी कंफ्यूजन करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने इस अपनी वीडियो में डाल रखा है जिससे कि आपका कंफ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो निम्न चित्र में दर्शाए गए वैद्युतिक वायरिंग संकेत का नाम क्या है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है, इसी सिंबल को पूछ रहा है कि ये सिंबल किसका संकेत है, यानी किसको इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए बजर, ऑप्शन बी विद्युत घंटी, ऑप्शन सी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी सीलिंग रोज। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत घंटी। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत घंटी। एक ऐसा ही होता है चित्र जो कि क्या, वो होता है बजर का। तो बजर में इसमें क्या होता है, बजर को बस इसी यही जो आप इसको देख रहे हैं ना, इसी को क्या करेंगे, उलट देंगे, ये हो जाएगा बजर। अगर इसी को आप देख ले विद्यार्थियों, अगर इसको ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, बजर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देख लीजिए, निम्न चित्र में दर्शाए गए वैद्युतिक वायरिंग संकेत का नाम क्या है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, जो संकेत है, ये किसका संकेत है, विद्युत घंटी, यानी इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है। क्या, कौन सा सिंबल है, इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है, विद्युत घंटी का। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है, जो ये प्रतीक है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए लिंक का है, ऑप्शन बी फ्यूज का है, ऑप्शन सी पुल स्विच, ऑप्शन डी प्लग और सॉकेट। तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपको 1 नंबर दिलाने में काफ़ी मदद साबित कर सकता है। देखने में तो बहुत ही छोटा पतला दुबला सा दिख रहा है, लेकिन वही है कि देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। तो छोटा देख करके इसको हल्का में नहीं लेना है दोस्तों। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो जो ये प्रतीक आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम क्या है, प्लग और सॉकेट। क्या हो जाएगा, प्लग और सॉकेट का सिंबल है। किसका सिंबल है, प्लग और सॉकेट का सिंबल है। जो आपके सामने जो सिंबल दिख रहा है, प्लग और सॉकेट का सिंबल है। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम प्लग और सॉकेट है, अर्थात 11 का आंसर क्या हुआ, डी से हुआ। क्या हो गया, डी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार की भार को सुरक्षित किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लिख लीजिए वीवीआई करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के लोड को सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी गीजर, ऑप्शन सी दस्ती औजार, ऑप्शन डी वातानुकूलन। तो चलिए
कमेंट करें आप लोग, कमेंट करें कि 12 नंबर का आंसर क्या सही होगा। 12 नंबर का आंसर क्या सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करें कि यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा गीजर, कौन सा गीजर, गीजर के लोड को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा। एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता है, जो कि मैंने फुल फॉर्म वाली वीडियो लेकर के आपको दिया था। तो एमसीबी का फुल फॉर्म हो जाना चाहिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कौन सा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा गीजर के भार को सुरक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का स्विच इस सर्किट में प्रयोग करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपके सामने जो सर्किट दिखाई दे रही है, बहुत ही सभी इलेक्ट्रीशियन के जिह्वा पर रहने वाली ये सर्किट, जिसका मैंने पिछली क्वेश्चन में जिक्र भी किया। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहले इस सर्किट को देखिए। इस सर्किट को देखने के बाद तब अपने आप का आप आंसर दीजिए। तो 1 वे स्विच, ऑप्शन बी 2 वे स्विच, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी मल्टी पोजीशन स्विच। तो 13 नंबर का आंसर दीजिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए 13 नंबर को कि किस प्रकार का स्विच इस सर्किट में प्रयोग करते हैं। तो आपके सामने जो सर्किट दिखाई दे रही है, आपको पता है कि कौन सी सर्किट है, जीने की वायरिंग का सर्किट है, यानी सीढ़ी की वायरिंग का ये सर्किट दिखाया गया है, जिसमें आपको क्या S1 और S2 दो स्विच हैं। जो ये स्विच कौन से हैं, 2 वे स्विच हैं। कौन से स्विच हैं, 2 वे स्विच का प्रयोग किया गया है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर बी हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा आंसर, 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। कम रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ऑप्शन बी लोड करंट बढ़ेगी, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन डी गर्मी के कारण केबल खराब होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कि कम रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। तो कम रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर गर्मी के कारण केबल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 14 का डी, यानी कम रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर प्रभाव यही होगा कि काफ़ी हीट उत्पन्न होगी। जब काफ़ी हीट उत्पन्न होगी तो केबल खराब हो जाएगी। 14 का आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में कंड्यूट सामग्री का नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। ऑप्शन ए ठोस बैंड, ऑप्शन बी ठोस एल्बो, ऑप्शन सी निरीक्षण बैंड, ऑप्शन डी निरीक्षण एल्बो। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा, सी निरीक्षण बैंड। जो चित्र में दर्शाया गया है उसका नाम क्या है, निरीक्षण बैंड है। ठीक, 15 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरमीडिएट स्विच, कौन सा स्विच, इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो 16 का आंसर आपको क्या होगा, 2। क्या, 2 जगह से, यानी इंटरमीडिएट स्विच के साथ 2 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। इंटरमीडिएट स्विच के साथ 2 वे स्विच एक लैंप को
3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, 16 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, कंसील्ड वायरिंग। 17 नंबर क्वेश्चन, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? 17 नंबर क्वेश्चन, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन ए, संभालने में आसान, ऑप्शन बी, कम वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी, कुछ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी, नमी से सुरक्षा। कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग करने से क्या फ़ायदा है? आप आंसर बताइए। कंसील्ड वायरिंग करने से क्या फ़ायदा है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, कंसील्ड वायरिंग करने से फ़ायदा यही है कि वायरिंग में जो भी है हमारे नमी से क्या होती है? सुरक्षा प्रदान होती है। क्या होती है? सुरक्षा मिलती है। 17 का आंसर डी, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा है कि नमी से सुरक्षा प्रदान करती है। 17 का आंसर डी, 17 का डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, बड़ी गौर से देखिए। निम्न आरेख का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया। ये जो आरेख दिखाया गया है, जो जो सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है? आप सब लोगों को पता है कि सीढ़ी की वायरिंग है, 2 वे स्विच है, लैंप है, फेज है, न्यूट्रल है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि निम्न आरेख का नाम पूछ रहा है। तो आपके पास 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए दिया है, इंस्टॉलेशन प्लान, ऑप्शन बी, लेआउट आरेख, ऑप्शन सी, वायरिंग आरेख, ऑप्शन डी, परिपथ आरेख। तो चलिए 18 का आंसर दीजिए, 18 नंबर आंसर दीजिए। 18 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें आप लोग कि निम्न आरेख का नाम क्या है। तो जो ये आरेख दर्शाया गया है, इस आरेख का नाम है परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट माने परिपथ, डायग्राम माने आरेख, यानी ये जो डायग्राम खींचा गया है, इसका नाम कौन सा है? डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी, यानी सर्किट डायग्राम। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है 1.0, ऑप्शन बी दिया है 1.11, ऑप्शन सी दिया है 1.4, ऑप्शन डी दिया है 1.7। तो HRC फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.1 होता है। क्या होता है? 1.1 होता है। 19 का बी, 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर बी हो जाएगा। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है 2 पिन प्लग, ऑप्शन बी दिया है 3 पिन प्लग, ऑप्शन सी दिया है कॉन्टेक्ट पॉइंट, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत उपकरणों में जो प्रयुक्त सामग्री का नाम है, ये इसमें से न तो 2 पिन है, न ही 3 पिन प्लग है, न तो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं डायरेक्ट लॉ कॉन्टेक्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं। ऐसे करके होता है जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है ना? तो जो इसका नाम है इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप सब लोग मिल करके कमेंट करें, मैं आपको इसको 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल में जा कर के आपको मैं इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रख दूंगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, उच्च तापमान सहना, ऑप्शन बी, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, ऑप्शन सी, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, ऑप्शन डी, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि।
21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का उद्देश्य तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको पता हो गया होगा कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का उद्देश्य तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। 21 का आंसर सी। 21 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर 4 यानी 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको प्रत्येक सीबीटी एग्जाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसको कि सब लोग हल्का में लेते हैं। और हल्का में लेने का कारण है कि मेरिट से बाहर हो जाते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। आप इसको देखिए पहले, 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है। ऑप्शन ए जोड़ा, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी क्वाड, ऑप्शन डी लेयर। तो चलिए कमेंट करें कि 22 का क्या होगा। 22 का आंसर क्या आ जाएगा। 22 का आंसर हो जाएगा 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्वाड है। क्या है, क्वाड है। 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्वाड है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। यानी निम्न जो ये सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन ए बेल पुश स्विच, ऑप्शन बी 2 वे स्विच, ऑप्शन सी 1 वे स्विच 2 पोल, ऑप्शन डी मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। तो 23 का आंसर दीजिए आप लोग। 23 का आंसर ही हो जाएगा कि जो प्रतीक जो सिंबल आपको दिख रहा है चित्र में, इसका नाम है मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल इसका नाम है, मल्टी पोजीशन सिंगल पोल स्विच, अर्थात आंसर डी सही है। क्या सही है, डी सही है। 23 का डी, 23 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन बी परमानेंट कनेक्शन, ऑप्शन सी सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो बहुत ही बढ़िया, घरेलू तारों में लचीली तारों अर्थात फ्लेक्सिबल वायरों का क्या उद्देश्य है। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर, यानी फ्लेक्सिबल वायरों का तारों का क्या उद्देश्य है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, 24 नंबर का आंसर पता होना चाहिए। क्या, डी। क्या होगा, डी होगा 24 नंबर का आंसर। ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, यानी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण में कनेक्शन करने के लिए फ्लेक्सिबल तारों का यूज किया जाता है। ठीक, 24 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न आरेख का नाम क्या है। बहुत ही बढ़िया, जो आपके सामने ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में पूछ रहा है कि जो आरेख जो डायग्राम खींचा गया है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए लेआउट आरेख, ऑप्शन बी वायरिंग आरेख, ऑप्शन सी स्थापना योजना, ऑप्शन डी योजनाबद्ध आरेख। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा स्थापना योजना। क्या हो जाएगा 25 का सी। 25 का सी। दोस्तों आप लोग काफ़ी बोरिंग महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तो वीडियो को काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के देखें, इंटरेस्टेड होकर के देखें। आप लोग इंटरेस्टेड होकर के देखेंगे तो मज़ा आएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ लिए, अगर आपके एग्ज़ाम में फंस गया तो आप भी कहेंगे कि नहीं हमने क्या पढ़ा था और सर जी भी क्या वीडियो लाए थे। तो वीडियो को इंटरेस्टेड रहेंगे तभी जा कर के मज़ा आएगा। अगर कोई काम बिना इंटरेस्ट का करेंगे तो मज़ा आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी काम इंटरेस्टेड होकर करें, ठीक है ना। और साथियों मैं आपसे लोगों से गुजारिश करता हूं कि बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहें। जो भी वीडियो है आपके साथ दोस्त मित्र रिश्तेदार जो लोग भी अगर ITI कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो
अगर पढ़ाई से, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें प्लीज़, और लाइक ज़रूर करें। व्यू के साथ साथ लाइक भी होना चाहिए। मैंने बहुत छोटा सा टारगेट रखा हुआ है, क्या कि 100 लाइक। कितना लाइक? 100 लाइक का मैंने टारगेट रखा है। आप लोग भी सुबह उठ कर के शाम तक एक छोटा या बड़ा टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा जोर लगा दीजिए कि वो जो हमारा टारगेट हमने छोटा या बड़ा जो फिक्स किया है उसको हम अचीव कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। ठीक, कोई काम टारगेट के साथ करेंगे तो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे दोस्तों। तो इसी तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे और वीडियो को जितने भी इलेक्ट्रीशियन के प्रशिक्षु हैं सब लोग मिल करके एक साथ एकदम कमेंट करें। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर है सी। निम्न आरेख का नाम है स्थापना योजना, यानी वायरिंग को स्थापित करने की योजना बनाई गई है, वहीं बोल रहा है 25 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने टू वे स्विच आवश्यक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैं इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षुओं से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिए होंगे। ठीक, 1 मिनट। चलिए, तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा, 26 नंबर का आंसर क्या? 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने टू वे स्विच आवश्यक हैं? तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा? 3 को कितने? 3 टू वे स्विच, और उसमें एक तो क्या होगा? 1 वे स्विच होगा ना। गोदाम वायरिंग जैसा कि कनेक्शन मैंने करके बताया हुआ है, जितने लैंप उससे एक कम क्या? टू वे स्विच, अर्थात जितने लैंप उतने स्विच, लेकिन उन सब स्विच में एक स्विच कैसा होगा? 1 वे स्विच होगा। तो इसलिए जब 4 लैंप हैं तो 4 स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 4 स्विच में एक तो स्विच कौन सा होगा? 1 वे स्विच होगा, और 3 स्विच क्या होंगे? 2 वे स्विच होंगे। तो इसीलिए इसका आंसर 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो लोग भी कनेक्शन किए होंगे, वायरिंग का कनेक्शन किए होंगे प्रैक्टिकल में, वो लोग सब लोग 26 नंबर का आंसर सही किए होंगे। आप लोगों को बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ मैंने प्रैक्टिकल कराया था गोदाम वायरिंग का। तो गोदाम वायरिंग में 4 बल्ब 4 स्विच, लेकिन एक स्विच कैसा? 1 वे, 3 स्विच कैसा? 2 वे। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे स्विच आवश्यक हैं? तो आपको आंसर हो जाना चाहिए कितने 2 वे स्विच? 3 2 वे स्विच आवश्यक हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। यह प्रतीक दर्शाता है, यानी यह प्रतीक क्या दर्शाता है? आप लोगों के सामने यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है टेबल फैन, ऑप्शन बी दिया है सीलिंग फैन, ऑप्शन सी दिया है ब्रैकेट फैन, ऑप्शन डी दिया है एग्जॉस्ट फैन। तो 27 नंबर का आंसर बताइए। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका सिंबल है? ये सिंबल किसका है? सीलिंग फैन का। किसका है? सीलिंग फैन का। अगर इसी में एक डंडी लग जाएगी दोस्तों, यही ध्यान देना है, अगर इसी में ऐसे एक डंडी लग जाएगी तो ये किसका हो जाएगा? एग्जॉस्ट फैन का सिंबल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एग्जॉस्ट फैन का। ठीक ना? तो इसी में देखिए, कई क्वेश्चन पर मैंने आपको 2 आंसर बता दिया। अगर एक डंडी इस बीच से डंडी लगा देंगे तो ये हो जाएगा एग्जॉस्ट फैन, और इस डंडी को जैसे देखिए हटा देंगे आप, इस डंडी को जब आप हटा देंगे, 1 मिनट, हट नहीं रहा है, हट गया। अगर ये डंडी हट गई तो क्या हो गया? सीलिंग फैन। क्या हो गया? सीलिंग फैन का सिंबल हो गया। और इसी में अगर ऐसे एक डंडी लगा देंगे, जब एक ऐसी डंडी लगा देंगे तो किसका हो जाएगा? एग्जॉस्ट फैन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डंडी रहेगी इसके साथ तो एग्जॉस्ट फैन, डंडी नहीं रहेगी तो कौन सा? सीलिंग फैन। तो ऑप्शन नंबर क्या है?
इसका आंसर दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। जो मेरा मेन क्वेश्चन था, यह प्रतीक किस क्या दर्शाता है, तो यह प्रतीक सीलिंग फैन को दर्शाता है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही है, 27 का ऑप्शन 20 सही हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिले का नाम क्या है। जो चित्र में जो रिले दिखाया गया है, ये कौन सा रिले है। ऑप्शन ए दिया है इम्पल्स रिले, ऑप्शन बी दिया है ड्राई रीड रिले, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ऑप्शन डी दिया है मरकरी वेटेड कॉन्टैक्ट रिले। 28 नंबर का आंसर देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 28 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 28 नंबर रिले का नाम, रिले को बड़ी गौर से पहले देखें आप लोग, रिले को गौर से देखें कैसे कैसे कौन सा रिले है। तो 28 नंबर का वही उसी रिले का नाम पूछ रहा है, तो उस रिले का नाम है क्या, ड्राई रीड रिले। कौन सा रिले, ड्राई रीड रिले का नाम है। जो चित्र में जो रिले दिखाया गया है, इसका नाम है ड्राई रीड रिले, ऑप्शन बी सही है, 28 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए बड़े औद्योगिक स्थापना, ऑप्शन बी मुख्य शाखा परिपथ का नियंत्रण, ऑप्शन सी सिंगल फेज घरेलू स्थापना, ऑप्शन डी 3 फेज शक्ति परिपथ स्थापना। तो 29 नंबर का आंसर बताइए, आईसीडीपी मेन स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सिंगल फेज घरेलू स्थापना में आईसीडीपी का प्रयोग करते हैं। आयरन क्लैड डबल पोल स्विच का सिंगल फेज घरेलू स्थापना में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों की सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। कौन सी विद्युत सामग्री सामानों की सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। तो 30 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। फ्यूज, ऑप्शन बी सीलिंग रोज, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी पेंडेंट लैंप होल्डर। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, आपका आंसर 30 का क्या होगा, 30 का आंसर हो जाएगा सीलिंग रोज। क्या हो जाएगा, सीलिंग रोज। कौन सी विद्युत सामग्री सामानों की सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। तो सीलिंग रोज संबंधित है। किससे संबंधित है, सीलिंग रोज। कौन, सीलिंग रोज। ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 का बी, 30 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए परिपथ में दोष खोजना, ऑप्शन बी अवशेष धारा को देखना, ऑप्शन सी अधिभार से उपकरण की सुरक्षा करता है, अधिभार से उपकरण की सुरक्षा करता है, ऑप्शन डी लघु पथन से उपकरण की सुरक्षा करता है। यानी ईएलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो 31 का आंसर बताइए, ईएलसीबी क्या करता है। ईएलसीबी अवशेष धारा को देखना क्या करती है, अवशेष धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल करेंट, रेजिडुअल करेंट। ठीक, ईएलसीबी का उद्देश्य है अवशेष धारा को देखना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर कैंडिडेट लिख दिया गया है। यहाँ पे है कंड्यूट पाइप, ठीक है ना, कंड्यूट पाइप, इसको समझ लीजिएगा, एक गड़बड़ है, कंड्यूट है। बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पाइप पर चूड़ी की लंबाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 9 mm से 20 mm, बी दिया है 11 mm से 27 mm, 13 mm से 25 mm, 15 mm से 30 mm। चार ऑप्शन में से एक तो सही है और क्या है, गलत है। तो 32 नंबर का आंसर दीजिए कि बीआईएस। पहले तो बीआईएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बीआईएस का फुल फॉर्म होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बीआईएस का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कठोर कंड्यूट पाइप पर चूड़ी की लंबाई क्या होती है। तो कठोर कंड्यूट पाइप पर चूड़ी की लंबाई 11 mm से 27 mm तक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
11 mm से 27 mm तक होती है। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? ऑप्शन ए क्लिट वायरिंग, ऑप्शन बी कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। तो बताइए, कमेंट करके बताएं कि कौन सी वायरिंग अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वायरिंग कई प्रकार से होती है, 2 प्रकार की होती है, अस्थायी वायरिंग और अस्थायी वायरिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लिट वायरिंग। वह वायरिंग जिसको कुछ समय के लिए प्रयोग किया जाता है और उसके बाद फिर उसको हटा लिया जाता है। जैसे मेला प्रदर्शनी इत्यादि में जो वायरिंग की जाती है, शादी विवाह में जो वायरिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, 1-2 दिन के लिए 4 दिन के लिए की जाती है, वो वायरिंग होती है क्लिट वायरिंग अर्थात अस्थायी वायरिंग। ठीक, तो अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए क्लिट वायरिंग उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 35 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? 34 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए नियंत्रण सामान, ऑप्शन बी पकड़ने योग्य सामान, ऑप्शन सी सुरक्षा के सामान, ऑप्शन डी निर्गत सामान। तो 34 का आंसर, 34 का आंसर फ्यूज। फ्यूज से आप क्या करते हैं? फ्यूज एक प्रकार का क्या है, प्रोटेक्शन डिवाइस, जो क्या हमें शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसलिए यानी हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं कि कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो फ्यूज हमारा क्या है, फ्यूज सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इससे हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है से बच जाते हैं। तो फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? सुरक्षा के सामान, सुरक्षा के सामान फ्यूज आता है। तो 34 का आंसर सी, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम मान्य भार क्या है? पावर सर्किट के लिए, पावर सर्किट के लिए अधिकतम मान्य भार कितना है? ऑप्शन ए 800 वाट, ऑप्शन बी 1500 वाट, ऑप्शन सी 2000 वाट, ऑप्शन डी 3000 वाट। तो इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार पावर उप परिपथों के लिए अधिकतम मान्य भार 3000 वाट होता है। क्या होता है? 3000 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम मान्य भार 3000 वाट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए आईसी कटआउट, ऑप्शन बी मुख्य स्विच, ऑप्शन सी ऊर्जा मीटर, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा मीटर। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? ऊर्जा मीटर से जुड़ी होती है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 का आंसर सी हो जाएगा। कौन? ऊर्जा मीटर से। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति ऊर्जा मीटर से जुड़ी हुई होती है। 36 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पीयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कोई संवेदना नहीं, ऑप्शन बी दर्दनाक झटका, ऑप्शन सी हृदय आघात, ऑप्शन डी बेहोश होना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पीयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे 37 का आंसर हो जाएगा क्या? 37 का आंसर हो जाएगा दर्दनाक झटका लगेगा। क्या? दर्दनाक झटका। और 20 मिली एम्पीयर से अगर ज़्यादा रहे, 50 मिली एम्पीयर का अगर झटका लगता है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। ठीक,
तो आप ध्यान दीजिए, 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका लगेगा, लेकिन 50 मिली एम्पियर पर मौत हो जाएगी। ठीक, व्यक्ति की मौत हो जाएगी, ठीक ना, 50 मिली एम्पियर पर। तो 37 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा दर्दनाक झटका लगेगा, 37 का बी, यानी 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो व्यक्ति को दर्दनाक झटका लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए विभवपात विधि, ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए विभवपात विधि, ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो 38 का आंसर हो जाएगा विभवपात विधि। कौन सी विधि? विभवपात विधि। 38 का ए से हो जाएगा, 38 का आंसर ए से हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक विभवपात विधि पर के सिद्धांत पर काम करता है। 38 का आंसर ए से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, ऑप्शन बी अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। 39 का आंसर दे दीजिए। 39 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो पृथ्वी के प्रतिरोध को डबल अर्थिंग के द्वारा कम किया जा सकता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को डबल अर्थिंग यानी दोहरी अर्थिंग प्रदान करके कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 का आंसर ए सही है। ठीक, पृथ्वी के प्रतिरोध को दोहरी अर्थिंग प्रदान करके कम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, BIS प्रतीक का नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रतीक का नाम क्या है? एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल का नाम क्या है जो चित्र में दिखाया गया है? ऑप्शन ए लैंप, ऑप्शन बी टू वे स्विच, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी मल्टी पोजीशन स्विच। 40 का आंसर सी क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट स्विच आपको दिखाया गया है। ठीक, BIS प्रतीक का नाम क्या है? तो BIS प्रतीक का नाम इंटरमीडिएट स्विच, अर्थात 40 का आंसर सी सही है। 40 का आंसर क्या है? सी सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? मैगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए ध्रुवता जांच, ऑप्शन बी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन सी भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच, ऑप्शन डी भूचालक निरंतरता जांच। तो 41 नंबर का आंसर दीजिए। 41 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए ध्रुवता जांच, ऑप्शन बी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन सी भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच, ऑप्शन डी भूचालक निरंतरता जांच। तो मैगर का उपयोग आपको पता है कि मैगर का उपयोग किस लिए करते हैं? मैगर का उपयोग काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो 41 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? मैगर का उपयोग कुचालक प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण का मापन करने के लिए यूज किया जाता है। किसका प्रयोग? मैगर का प्रयोग। किसका प्रयोग? मैगर का प्रयोग करते हैं, कुचालक प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी मेगर, ऑप्शन सी शंट प्रकार ओम मीटर, ऑप्शन डी सीरीज प्रकार ओम मीटर। 42 का आंसर दीजिए। 42 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 42 नंबर का कि नए घरेलू वायरिंग की स्थापना परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी मेगर, ऑप्शन सी शंट प्रकार का ओम मीटर, डी सीरीज प्रकार ओम मीटर। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा मेगर। आपको ये हिदायत है, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल कहता है कि किसी भी भवन की वायरिंग कर लेने के बाद उसमें कनेक्शन, उसमें सप्लाई दौड़ाने से पहले उसको मैगर के द्वारा चेक कर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो वहीं कह रहा है नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? मैगर है। क्या है? मैगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? 43वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए साफ सुथरा रूप देता है, ऑप्शन बी भार धारा कम करें, ऑप्शन सी ढीले संयोजनों को टालना, ऑप्शन डी आसानी से बदलना। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? तो क्रिम्पिंग से आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है क्रिम्पिंग टूल पढ़े होंगे इलेक्ट्रिशियन टूल्स में। इलेक्ट्रिशियन टूल्स में होता है क्रिम्पिंग टूल्स। ठीक, तो क्रिम्पिंग टूल्स का काम क्या है? काम क्या है? ढीले संयोजन, जो ढीले कनेक्शन होते हैं उनको क्या करना है? क्रिम्प कर दिया जाता है, अर्थात टाइट कर दिया जाता है। तो वहीं कह रहा है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा सी ढीले संयोजनों को टालना। ढीले संयोजनों को टालना होता है, क्रिम्पिंग से यही फायदा होता है। ठीक ना, जो ढीले संयोजन है उससे हमको क्या हो जाती है? निजात मिल जाती है, अर्थात खत्म कर दिए जाते हैं जो ढीले कनेक्शन होते हैं, क्रिम्प कर दिया जाता है। ठीक, 43 का आंसर सी सही हो गया। ठीक ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, कमेंट करते रहें कि कौन सा आंसर आप सही दे पा रहे हैं, कौन सा आंसर गलत दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन। कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए वर्कशॉप में, ऑप्शन बी उपकरणों में, ऑप्शन सी केवल वितरण स्टेशनों में, ऑप्शन डी वैद्युतिक स्थापना में। वैद्युतिक स्थापना में। तो कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं। कहाँ करते हैं? वर्कशॉप में। कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है ना, कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत को पहचानिए। चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत को पहचानिए। ऑप्शन ए सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, ऑप्शन बी सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, ऑप्शन सी लैंप आउटलेट, ऑप्शन डी टर्मिनल स्ट्रिप। तो 45 नंबर का आंसर दीजिए। 45 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में करें आप कि चित्र में जो प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 45 का ऑप्शन बी सही है, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। यानी अनुसार, अर्थात नेशनल इलेक्ट्रिकल रूल यानी के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। तो सबको पता है कि न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग कैसा होना चाहिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और 3 गलत हैं। ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी दिया है नीला, सी दिया है काला, डी दिया है हरा। तो जैसा कि आपको पता है लाल क्या होता है? फेज होता है। नीला क्या होता है? फेज होता है। काला क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हरा क्या होता है? अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। न्यूट्रल का कलर कैसा होता है? काला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। इस विद्युत सामग्री का नाम क्या है? इस विद्युत सामग्री का नाम क्या है? चित्र में जो विद्युत सामग्री दिखाई गई है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रैकेट होल्डर ब्रैकेट, ऑप्शन बी
एडिसन स्क्रू प्रकार होल्डर, ऑप्शन सी एंगल स्वीवेल लैंप होल्डर, ऑप्शन डी गोलियथ एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर। इस विद्युत सामग्री का नाम क्या है? इस विद्युत सामग्री का नाम क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन में से एक सही है। दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देते रहें कि 47 नंबर का आंसर क्या होगा। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन? एडिसन स्क्रू प्रकार के होल्डर। कौन से प्रकार के होल्डर? एडिसन स्क्रू प्रकार के होल्डर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 का बी, एडिसन स्क्रू प्रकार होल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन। कंड्यूट पाइप का व्यास, कंड्यूट पाइप का व्यास न्यूनतम कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 mm, ऑप्शन बी 18 mm, ऑप्शन सी 20 mm, ऑप्शन डी 25 mm। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। कंड्यूट पाइप VVI कर लीजिए। 48 नंबर का आंसर एकदम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि एकदम VVI कर लीजिए। कंड्यूट पाइप का जो व्यास होता है वो कितना होना चाहिए? तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा 15 mm। 15 mm होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। एकदम इसको स्टार करके लिख लीजिए, कंड्यूट पाइप का व्यास न्यूनतम 15 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कंट्रोल पैनल जमीन से किस ऊंचाई पर स्थापित होता है? जो कंट्रोल पैनल होता है जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए 2.2 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग कि कौन सा सही है। कंट्रोल पैनल जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित होता है। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। ELCB परिपथ में दिखाए गए चित्र में यक्ष द्वारा अंकित किए गए भाग का नाम क्या है? ये देखिए आपके सामने जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में यक्ष किसको इंडिकेट कर रहा है वही बताना है। जो ये यहाँ यक्ष दिखाई दे रहा है उसी को बताना है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन ए टर्मिनल, ऑप्शन बी मूवेबल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी सोलेनाइड, ऑप्शन डी स्विचिंग डोली। तो 50 नंबर का आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिए आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ELCB का फुल फॉर्म आपको पता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें जो यक्ष से यानी यांत्रिक संरचना के बारे में दिखा रहा है यहाँ पे, तो जो यक्ष से इंडिकेट किया गया है वो यक्ष इंडिकेट कर रहा है किसको? सोलेनाइड को। किसको? सोलेनाइड को। अर्थात 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सोलेनाइड सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? सी। क्या जो यक्ष से इंडिकेट कर रहा है वो क्या है? सोलेनाइड है। क्या है? सोलेनाइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जो घरेलू विद्युत उपकरण है ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? ऑप्शन ए 40 वोल्ट AC पर, ऑप्शन बी 40 वोल्ट DC, ऑप्शन सी 230 वोल्ट AC, ऑप्शन डी 130 वोल्ट DC। तो बहुत ही बढ़िया, कौन सा आंसर होगा? 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर 230 वोल्ट AC वोल्टेज पर काम करते हैं। अर्थात 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? 51 का आंसर सी से हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर 230 वोल्ट AC सप्लाई पर काम करते हैं। 51 का आंसर सी से हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करते रहें, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा चालक का अधिकतम आकार ... से कम नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। किसी भी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा जो तांबे का कंडक्टर होता है उसका अधिकतम आकार कितना mm से कम नहीं होना चाहिए?
बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीबीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है 20 mm स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है 1.5 mm स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है 2.5 mm स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया है 1 mm स्क्वायर। तो 52 का आंसर हो जाएगा तांबा के लिए 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा चालक का अधिकतम आकार 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात 52 का आंसर बी। 52 का आंसर बी सही हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन, वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका, हमने आपको बताया ना कि वायरिंग कई प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। कौन कौन सी? अस्थाई वायरिंग और अस्थाई वायरिंग। अस्थाई वायरिंग जो परमानेंट हमेशा के लिए रहती है, और अस्थाई वायरिंग जो कुछ समय के लिए की जाती है, वो होती है हमारी अस्थाई वायरिंग। तो ऑप्शन ए दिया है क्लिट वायरिंग, ऑप्शन बी दिया है बैटन वायरिंग, ऑप्शन सी दिया है सीसा कवचित वायरिंग अर्थात लेड सीथ्ड वायरिंग, ऑप्शन डी दिया है कैसिंग कैपिंग वायरिंग। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका है क्या? क्लिट वायरिंग। कौन सी वायरिंग? क्लिट वायरिंग। 53 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 53 का ए से हो जाएगा। वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका है क्लिट वायरिंग, ठीक। 53 का ए, 53 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, नमी के खिलाफ सुरक्षा किसमें प्रदान की जाती है? नमी के खिलाफ सुरक्षा किसमें प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए क्लिट वायरिंग, ऑप्शन बी सीटीएस वायरिंग, ऑप्शन सी मेटल कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नमी के खिलाफ सुरक्षा किसमें प्रदान की जाती है? तो नमी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है, आपके सामने 4 ऑप्शन, क्लिट वायरिंग, सीटीएस वायरिंग, मेटल कंड्यूट वायरिंग, उपर्युक्त सभी। तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा सीटीएस वायरिंग। सीटीएस वायरिंग नमी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। 54 का ऑप्शन बी। सीटीएस का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, कैब टायर सीथ्ड। कैब टायर सीथ्ड जो नमी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित है? निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित है? ऑप्शन ए सीटीएस, ऑप्शन बी क्लिट, ऑप्शन सी कंसील्ड कंड्यूट पाइप, ऑप्शन डी लेड कवर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित है? तो कंसील्ड कंड्यूट पाइप सबसे क्या है? सुरक्षित है। 55 का सी, 55 का आंसर सी से हो जाएगा, क्योंकि कंसील्ड मतलब पाइप जो दीवार के अंदर पाइप डाल करके वायरिंग की जाती है, उसको बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग। क्या होती है? सबसे सुरक्षित होती है, ठीक। 55 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, क्लिट वायरिंग में खांचे बने होते हैं। क्लिट वायरिंग में खांचे किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पोर्सलिन। तो 56 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 56 नंबर का आंसर हो जाएगा जो क्लिट वायरिंग में खांचे बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा डी पोर्सलिन के। किसके? पोर्सलिन के बने होते हैं। क्लिट वायरिंग में खांचे पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, स्विच, होल्डर, सॉकेट, प्लग इत्यादि बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी बैकेलाइट, ऑप्शन सी इबोनाइट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि स्विच, होल्डर, सॉकेट, प्लग इत्यादि किसके बनाए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें और उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद मेरे द्वारा आंसर बताए जाने के बाद अपने आंसर को मैच कर लें, जो अपनी नोटबुक या रफ कॉपी जो भी रखें अपने सामने,
जो भी आप अपने कॉपी पर नोट किए हैं उससे मैच करा लीजिए कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, बैकेलाइट। किसका, 57 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बैकेलाइट के बने होते हैं स्विच, होल्डर, सॉकेट, प्लग इत्यादि। आपसे मैं तो 57 नंबर में सब एक में ही समाहित कर दिया, लेकिन आपसे अलग अलग पेपर में अलग अलग पूछ सकता है कि स्विच किसके बनाए जाते हैं, होल्डर किसके बनाए जाते हैं, सॉकेट किसके बनाए जाते हैं, प्लग किसके बनाए जाते हैं। तो मोटी मोटा हम 100 बात की एक बात, स्विच, होल्डर, सॉकेट किसके बनाए जाते हैं, बैकेलाइट के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 57 का 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा जो छिद्र होता है वो किसका होता है। ऑप्शन ए फेज का, ऑप्शन बी न्यूट्रल का, ऑप्शन सी अर्थिंग का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा जो छिद्र होता है वो किसका होता है। तो जब आप इससे तो सभी लोग परिचित हैं, इससे कि 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र किसका होता है। तो 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र किसका होता है, 58 का सी अर्थिंग का। किसका, अर्थिंग का होता है। 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र अर्थिंग का होता है, ठीक है ना। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। 58 का सी अर्थिंग, 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र अर्थिंग का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र का नाम बताएं। बहुत ही बढ़िया। जो निम्न में जो चित्र दिया गया है, इस चित्र का अर्थात इस सिंबल का नाम क्या है, किसका सिंबल है। इलेक्ट्रिकल में वैद्युतिक वायरिंग में जो ऐसा सिंबल आपको अगर दिख जाए तो इससे क्या समझेंगे, कि क्या किसका सिंबल है, वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए सायरन, ऑप्शन बी सामान्य मोटर, ऑप्शन सी इमर्सन हीटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वैद्युतिक वायरिंग में ये जो सिंबल है काफ़ी इसमें लोग कन्फ्यूजन होते हैं। इस सिंबल को मेरे वीडियो में लाने का मतलब यही है कि इससे काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाता है, तो डिस्टरबेंस से हमको बचना है। तो निम्न चित्र का नाम क्या है वही बताना है। कि ऑप्शन ए दिया है सायरन, ऑप्शन बी दिया है सामान्य मोटर, ऑप्शन सी दिया है इमर्सन हीटर, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान देना कि ऐसा चित्र जब आपके सामने अगर वायरिंग चैप्टर में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए किसका, सायरन का। किसका, सायरन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है, ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो सिंबल दिया है ये सायरन का सिंबल है। किसका सिंबल है, सायरन का। 59 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित, देखिए यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, चिन्ह लिख दिया गया, यहाँ होगा चिन्ह, यहाँ होगा निम्नलिखित चिन्ह का नाम बताएं, या निम्नलिखित सिंबल का नाम क्या है उसको बताना है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एक ही तरह के सिंबल होते हैं, विद्यार्थी लोग प्रशिक्षु कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि किसका सिंबल है। देखिए इसमें भी दिया ऑप्शन ए विद्युत घंटी, ऑप्शन बी बजर, ऑप्शन सी एम्पलीफायर, ऑप्शन डी कॉन्टेक्टर। तो ऑप्शन पिछली जो क्वेश्चन था उसमें भी कुछ ऐसा ही सिंबल था जिसको कि हम लोगों ने समझा था क्या है वो, उसका नाम क्या था, विद्युत घंटी था। उसका नाम क्या था, विद्युत घंटी था, इलेक्ट्रिक बेल थी। लेकिन यहाँ पे हमको अब यही है कि कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या है ये अभी विद्युत घंटी है क्या, नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन बड़ी चतुराई भरा क्वेश्चन है, जो कि बहुतेरे लोगों को ये क्वेश्चन आते आते क्या कर जाता है, गलत कर जाता है। तो हमने बताया था उसी क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन वीडियो में आया था, कि देखिए यहाँ पे जो सिंबल है इलेक्ट्रिक बेल को अगर उलट देंगे, पलटी मार देंगे तो ये हो जाएगा क्या, बजर का सिंबल हो जाएगा। किसका सिंबल हो जाएगा, बजर का। 60 का क्या हो जाएगा, बी। 60 का आंसर बी, ठीक है ना। इसी को अगर पलट देंगे तो ये जगह इलेक्ट्रिक बेल, अगर बस कमाल है क्या, इसको पलटना है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, सीधा सीधा रहेगा, सीधा सीधा दोनों रेखाएं रहेंगे, अगर ये रेखा अगर ये रेखा,
ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अगर एक सीध में रहेंगे तो क्या होगा, विद्युत घंटी होगी। अगर एक सीध में नहीं रहेंगे, अगर ऊपर नीचे हैं, देखिए यहाँ से ऐसे है तो इसका मतलब ये क्या है, बजर है। अगर ये सीधा रहेगा ऐसे तो क्या रहेगा, घंटी रहेगी, विद्युत घंटी। ठीक है ना। तो 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 60 नंबर का आंसर क्या होगा, बजर। जो ये चिन्ह दिया गया है बजर, मैं इसको डिलीट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किसका सिंबल है। ठीक, अब ये देखिए किसका है, बजर का है। किसका सिंबल है, बजर का। अब इसी को अगर ऐसे कर देंगे, अगर इसी को ऐसे सीध में करके इसको क्या कर देंगे, पलटी मार देंगे, अगर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा किसका सिंबल, इलेक्ट्रिक बेल का हो गया। किसका हो गया, इलेक्ट्रिक बेल का। लेकिन जब इसी को ऐसे कर देंगे उल्टा जैसे है इस टाइम, अगर तो ये क्या हो जाएगा, बजर का हो जाएगा। ठीक ना, बजर का। आप लोग भी कहेंगे कि सर जी पूरा एकदम गड़बड़ कर दिए एकदम। देखिए आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिए, ट्रिक पकड़िए। ये दोनों पॉइंट अगर सीध में हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक बेल होगा। अगर सीध में नहीं है, सीधी रेखा से नहीं जुड़े हैं, वक्राकार रेखा से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, बजर हो जाएगा। तो 60 का आंसर बी। ठीक, बजर। तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन जो वैद्युतिक वायरिंग से संबंधित था। साथियों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, जो आज का हमने एक छोटा सा टारगेट रखा था जो कि 100 लाइक, कितने लाइक, 100 लाइक का जो टारगेट मैंने रखा है उसको आप लोग पूरा करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने साथियों या दूर के रिश्तेदारों, जो लोग भी ITI से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। और अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो भी प्रशिक्षु अगर ITI CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। धन्यवाद।